जगह नगरोटा, जम्मू। तारीख 29 नवंबर। 7 जवान शहीद। पठानकोट। उरी। और अब नगरोटा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान पुरानी स्ट्रेटेजी के तहत आतंकियों का घुसपैठ करा रहा है। नगरोटा में आर्मी के 16 कोर हेडक्वार्टर पर फिदाइन हमले में 2 अफसर और 5 जवान समेत 7 लोग शहीद हो गए। सेना ने जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन हर बार हमला और हर बार जवानों की शहादत। सवाल सुरक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि उरी हमले के बाद अब तक भारत 27 जवानों की शहादत दे चुका है। शहादत की ये गूंज संसद में भी सुनाई थी, लेकिन यहां सिर्फ सियासत ही हुई। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, उसका पूरा ब्यौरा आना चाहिए। उसके हिसाब से आप वो श्रद्धांजलि प्रस्ताव, अभिचुरी प्रस्ताव रखने वाले हैं। ये कोई विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है। ऐसे एक संवेदनशील मामले को भी विपक्ष विवाद का मुद्दा बना रही है। जो इतनी बड़ी घटना हुई, उस सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। No, let me do the laying of papers. उसके बाद जो 82 लोग मरे हैं सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से उनको श्रद्धांजलि। लगभग 90 के आसपास चर्चा शुरू करो। मर चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन दोनों मामलों को लेकर चर्चा शुरू कीजिए, प्रस्ताव लाए। चर्चा शुरू कीजिए। आप लोग चर्चा के लिए तैयार नहीं है। प्रस्ताव आना चाहिए सरकार की ओर से। सवाल है, शहादत, सियासत और सुरक्षा के बीच आतंकी हमले रोकने में भारत को नाकामी क्यों मिल रही है? अगर दुश्मन दूसरे तरीके अपना रहा है तो हमें किसने रोका है? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जहां घुसपैठ कम होने की बात कही जा रही थी, फिदाइन हमले कम होने की बात की जा रही थी, सच्चाई यह है कि तब से हमले और बढ़ गए हैं। देश ने अपने 27 वीर जवानों को खो दिया है। सवाल है, देश शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित कर इसे कब तक बर्दाश्त करता रहेगा? हमारे पंढरपुर या महाराष्ट्र या देश के लिए उन्हें योगदान दिया है, सबसे बड़ा है। मेरे उसके ऊपर मेरा अभिमान है। मेरे को हमारे पंढरपुर वासियों का अभिमान है, मेरे देशवासियों को भी अभिमान है। अभी बहुत हो गया, वो तो बहुत हो गया। कॉल इंस्पेक्टर से यह खुलासा हो चुका है कि जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों ने लगातार 14 घंटे तक नगरोटा में आतंक मचाए रखा। सवाल यही खड़ा होता है कि जब सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही हमले की आशंका जता दी थी, फिर चूक कहां हुई? सवाल सिर्फ इस बार की चूक का ही नहीं है। पठानकोट और उरी हमले के बाद भी ये सवाल उठे थे, लेकिन उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से मिला था। तो क्या हिंदुस्तान को एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर करारा जवाब देना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। पाकिस्तान की ताकत बस इतनी रह गई है कि वो भारत में चुपके से आतंकियों को पार्सल कर हमले करा दे, और वो भी सुरक्षा बलों के हाथों बच गए घुसपैठियों से। नगरोटा आर्मी कैंप पर हमला पाकिस्तान को रुला देगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि सरहद पर देश के सपूत देश के लिए जान देना और लेना दोनों जानते हैं। लेकिन फिलहाल नगरोटा ने हमें काफी तकलीफ पहुंचाई है। 7 जवान शहीद हो गए हैं। हमें उनकी कुर्बानी पर नाज है, हमें उनकी कुर्बानी पर फख्र है। लेकिन सवाल तो बनता ही है कि जो सरकार सर्जिकल स्ट्राइक का गुर जानती है, वो सेना की सुरक्षा में चूक क्यों जाती है? उरी हमले से अब तक 27 जवानों की शहादत हो चुकी है, और सवाल है, कहां हो जाती है सुरक्षा में चूक? कैसे आतंकी सरहद के कांटों से बच जाते हैं?
यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। शहादत कब तक? और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल है। मेरे साथ MS बिट्टा है, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। मेरे साथ मीम अफजल साहब हैं कांग्रेस से। मेरे साथ कमर आगा है, फॉरेन एक्सपर्ट। अशोक सज्जनहार हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। मेरे साथ GVL नरसिम्हा राव जुड़ेंगे, स्पोक्स पर्सन BJP। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड PK सहगल है, डिफेंस एक्सपर्ट। और आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सहगल साहब, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा, आपसे शुरू करूंगा क्योंकि सेना को आप हम सब में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझते होंगे। सहगल साहब, पठानकोट हमने देखा, उरी हमने देखा और अब नगरोटा भी देख लिया। एक के बाद एक हम अपने जवानों की शहादत दे रहे हैं और हमें फख्र है अपने जवानों पर जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन सहगल साहब, कब तक चलेगा ये? एक के बाद एक अटैक होते जा रहे हैं और हमारे जवानों की शहादत हो रही है। ये अटैक तो पहले भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं और होते भी जाएंगे। हमको इनको रोकने के लिए 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमको स्ट्रेटजिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरली पाकिस्तान को स्क्वीज़ करना है। हर बारी पाकिस्तान जब इस माफी की हरकत करता है तो उसके ऊपर कॉस्ट जो है बहुत बड़े पैमाने पर उसके लिए कॉस्ट बढ़ानी है। ठीक है। दूसरा, हमारी जो अपनी कमज़ोरियाँ हैं बहुत सारी, उनको भी, उनकी तरफ भी ध्यान देना है। हर बारी जब आपने देखा पठानकोट के ऊपर हमला हुआ, एक ट्राई सर्विसेज कमेटी बनाई गई जिसको हेड किया उस समय वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट फिलिप्स कंपोज। उन्होंने रिकमेंडेशंस दी, एक्सेप्ट फॉर कैचिंग डस्ट उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कारगिल के बाद में बहुत बड़ी कमेटीज़ बनी, जो रिकमेंडेशंस हैं, मुख्य रिकमेंडेशंस के ऊपर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। जहाँ तक हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग है, हर समय इंटेलिजेंस फेलियर होता है, उसको किसी प्रकार से इम्प्रूव नहीं किया गया। इन्फेंट्री की मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी नहीं हुआ। डिफेंस में हॉलोनेस बड़ी ज़बरदस्त है। हॉलोनेस का मतलब कि आपके पास 40 दिन के लिए वॉर वेस्टेज रेट्स के एमुनिशन होना चाहिए, मिसाइल्स होनी चाहिए, आपके पास केवल 7 या 8 या 10 ही दिन है। इसके अलावा आप देखो, जहाँ से ये घुसपैठ हुई इस बारी, इसी जगह से घुसपैठ हुई थी जब वो पठानकोट गए, इसी जगह से घुसपैठ हुई थी जब वो दीनानगर गए और जब वो गुरदासपुर गए, और चौथी बार भी उसी जगह से हुई। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपके जो सरहद पे बॉर्डर फेंसिंग वगैरह है, जिस माफी की वहाँ कार्रवाई होती है, उसमें बहुत बड़ी खामियां हैं। ये खामियां क्या हैं? बहुत बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट के सामने रख दी गई हैं। ठीक है। फैसले लिए गए हैं। ठीक है सर। कहा जा रहा है देश को कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन वास्तव में ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा। मेरे साथ थोड़ी देर में बस GVL नरसिम्हा राव जुड़ेंगे, BJP के स्पोक्स पर्सन। उनसे मैं इन सवालों से जवाब लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन MS बिट्टा साहब आपके पास आऊंगा। MS बिट्टा साहब, इस देश ने एक के बाद एक तमाम आतंकवादी हमले झेले हैं और नगरोटा भी उसकी ताजा मिसाल है। आखिर कहां कमी रह रही है सर? हम पाकिस्तान को तो जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन कहां कमी रह रही है? जो हम सर्जिकल स्ट्राइक तो कर लेते हैं, घर में घुसकर दुश्मन को मार तो देते हैं, लेकिन हमारे घर में जो दुश्मन घुस रहा है उसको रोक नहीं पा रहे। जो सहगल साहब ने बातें की है, इनको बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ी इन्होंने अच्छी बातें की हैं। मैं समझूंगा कि अगर हम कोई भी कमजोरी की बात करते हैं तो हम अपनी सुरक्षा फोर्सेस को कमजोर करते हैं। ठीक है। मैंने जो देखा है, मैंने जो अभी बॉर्डर एरिया में जाके सरहदों पे अभी 10 दिन पहले शहीद परिवारों को, गांव वालों को मिलके जो मैंने सुना है, जितनी फायरिंग हमारी तरफ से हमारे जवान पाकिस्तान की तरफ उनकी चौकियों को, उनको नष्ट करने के लिए जवाब दे रहे हैं, शायद ऐसा पहले कभी नहीं था। पहला ऐसा जरूर था कि जवान शहीद होते थे तो हम कभी कभी रोक देते थे। आज रुकावट नहीं है। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। ना मैं लड़ रहा हूं फौज पे, ना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे, ना कांग्रेस, ना BJP, ना इस वक्त फौज लड़ रही है और फौज को खुली छूट है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, अगर एक गोली चलती 100 का जवाब दो। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमें दुख है, हमें दर्द है, हमें पीड़ा है, पर जो आज पार्लियामेंट में बोलने वाले जिनके मैं नाम सुन रहा हूं, क्या कभी उन शहीदों के परिवारों के जो इतने शहीद हुए हैं, क्या किसी के घर में को गया है? हर चीज में पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। कुर्बानी, शहादत जवान देते हैं, देते रहेंगे मातृभूमि की रक्षा के लिए। सवाल सबसे बड़ा जो सहगल साहब ने कहा है कि हमें और
हमें और हथियार, मिसाइलें और हमें तैयारी करनी चाहिए। हम नहीं चाहते जंग होनी चाहिए, पर सर्जिकल ऑपरेशन जिस तरीके से हुआ, इस तरीके से हमें ऑपरेशन करने चाहिए। और पार्लियामेंट के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टियों को हाथ खड़े करके ये कहना होगा, ये मातृभूमि भारत माँ का सवाल है। ज्वाइन हैंड अगेंस्ट टेररिज्म, वार अगेंस्ट टेररिज्म। ये पाकिस्तान को रॉकेट लॉन्चर की तरह, AK-47 की तरह उनके सीने में जाएगा अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियां कल परसों ये मिल करके कहेंगी कोई छिकवा गिला नहीं मातृभूमि के लिए। तो आपको लगता है MS बिट्टा कि ऐसा नहीं हो रहा है? आपको लगता है कि इस मुद्दे पर सियासत हो रही है? मेरे साथ मीम अफजल हैं कांग्रेस पार्टी से, मैं उनसे ये सवाल लूंगा, लेकिन आपको क्या यही लगता है कि इस मुद्दे पर भी सियासत हो रही है? देखो, मैं आपको देखो ना, तो मैं वहां पे लड़ रहा हूं तो चले जाते, लोग अगर किसी चीज पर ना कोई और कि कोई लड़ रहा है, हम तो देखो हम तो अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं। लड़ तो जवान रहा है, और जवान को किसने कहा है कि तुमने गोली का जवाब गोली नहीं देना है? आपने क्या किसी ने रोका है? अगर गोली चलती है तो जो आपने देखा सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, 18 जवान धोखे से हमारे शहीद हुए। हमारे जवानों ने 45 आतंकवादी सैनिक घुस करके मारे, 18 और 45 मारे। हमारे 5 जवान शहीद हुए, हमने 15 मारे। तो सवाल सबसे बड़ा ये है, उधर की खबरें इधर नहीं छप रही, इधर की खबर इधर छप रही है। और मैं आपको फिर कह दूं, आप रिकॉर्ड पाकिस्तान का निकाल लीजिए, अगर इधर हमारे जवान आज शहीद हुए हैं ना, 5 दिन के बाद देखना उनके। ठीक है सर, 5 दिन बाद क्या होगा ये आने वाले 5 दिन के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी जो हुआ है उस पर बात करना जरूरी है। आपकी बात भी सही है कि सियासत कम से कम शहीदों की शहादत पर नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ GVL नरसिम्हा राव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में मेरे साथ लाइव होंगे, लेकिन मीम अफजल साहब पहले आपके पास आऊंगा। जो बात यहां पर उठाई MS बिट्टा ने, मीम अफजल साहब आज हमने देखा संसद में भी एक हंगामा हो गया शहीदों को श्रद्धांजलि के मुद्दे पर। मीम अफजल साहब, क्या लगता है आपको या आप कांग्रेस को कि क्या शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं देना चाहती है सरकार? आखिर क्यों वहां पर वो हंगामा हो गया सर? देखिए, हमारी शिकायत ये है कि अभी 25 तारीख को भी इससे पहले जो हमला हुआ था उसमें जो हमारे 2 जवान शहीद हुए थे, उस वक्त शाम को कई न्यूज़ चैनल्स ने, खुद मैं भी बैठा हुआ था, ये सवाल उठाया कि अपोजिशन ने और पार्टी जो सरकार है, दोनों में से किसी ने भी श्रद्धांजलि पेश करने के लिए कोई रेजोल्यूशन नहीं लेकर के आया। ये बुनियादी तौर पे रेजोल्यूशन आना चाहिए सरकार की तरफ से। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उस वक्त ना तो अपोजिशन की तरफ से डिमांड की गई और ना ही सरकार ने उस तरफ कोई तवज्जो दी। शिकायत जायज़ थी, हमने उसको एक्सेप्ट किया। आज हमारी तरफ से राज्यसभा में कहा गया कि हम श्रद्धांजलि उसको देना चाहते हैं। सरकार ने ये कहा कि स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। आप प्रवक्ता उनके कह रहे हैं कि जब तक स्ट्राइक मुकम्मल ना हो जाए, यानी जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है उससे पहले स्टेटमेंट नहीं दिया था। हमने स्टेटमेंट मांगा ही नहीं था, हम तो सिर्फ श्रद्धांजलि की बात कर रहे थे, और श्रद्धांजलि तो दी जा सकती थी, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में दी जा सकती थी, और यही हमने उन पर इल्जाम लगाया। आपने पूछा एक सवाल कि क्या सियासत हो रही है? आप मुझे बताइए कौन से मुद्दे पर सियासत नहीं होती, और भारतीय जनता पार्टी और सरकार कौन सी सियासत नहीं करती? अगर बीजेपी सियासत नहीं करती तो क्या भजन कीर्तन करती है? हर चीज के ऊपर वो तो सियासत करते हैं। हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन पार्लियामेंट के अंदर सरकार, बहुत अच्छी बात है सर, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी आपकी बात कि आप बड़े ईमानदारी से आपने बोला कि जब हम सियासतदान हैं तो हम सियासत ही करेंगे। बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी, जब आपने कहा कि हम सियासतदान हैं तो सियासत ही करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि सियासत जो है, अच्छी सियासत, अच्छी सियासत, अच्छी सियासत करना चाहिए, खराब सियासत नहीं करना चाहिए, ये कहना चाहिए। बढ़िया पॉइंट आपने उठाया कि सियासत होनी चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव वे में। बोलते साहब इस पर सियासत हो रही है। अरे भाई, सियासत क्यों नहीं करेंगे? सियासी पार्टी का काम सियासत करना होता है। सहगल साहब थोड़ी सियासत कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे दूसरे जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो थोड़ी सियासत करेंगे। सियासत तो मुझे करनी है और बीजेपी को करनी है, या कोई और पार्टी आएगी तो वो करेंगे। और हम सियासी अपना चीजों को उठाते हैं
और देश की दिक्कतों को उठाना अपोजिशन की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन और मीर अगर वो अफजल ना साहब, उठाए मेरे साथ बेईमान जीवीएल है। मीर अफजल साहब मेरे साथ और जीवीएल है, अगर मैं सरकार उसको ना आपसे सुने, उनके इस सवाल तो का उससे जवाब बड़ी लूंगा। बेईमान है। मीर अफजल साहब मेरे साथ जीवीएल है, मैं आपसे आपके इस सवाल का जवाब उनसे लूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। मीर अफजल साहब, आपने कहा कि सियासतदान है तो सियासत करेंगे, लेकिन मीर अफजल साहब, सियासत देश की भलाई के लिए करते हैं। अगर उस सियासत से कोई ऐसा मैसेज जाए जिसमें हमारी आर्म फोर्सेस या हमारी देश की सेना के जवानों का मनोबल कम हो, तो क्या वो सियासत होनी चाहिए? कोई मनोबल कम नहीं हो रहा, ये बात मत कहिए आप गलत बात मत करिए। नहीं, आप जवाब दीजिए, एंकर मैं हैं, गलत सही नहीं पूछ हम रहा। किसी का मनोबल कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं आपको, आप मेरे पास तफसील है। ये देखिए 72 दिन के अंदर 43 लोग हमारे शहीद हुए हैं। बिट्टा साहब भी सुन रहे हैं और बहुत हमेशा दिलचस्पी लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक 28-29 में हुई थी, उसके बाद 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 10 बार एनकाउंटर हुआ पाकिस्तान के साथ और मिलिटेंट्स के साथ। उसके बाद नवंबर की 1 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 16, 22 और 25 19 बार एनकाउंटर पाकिस्तान के मिलिटेंट्स के खिलाफ हो चुका है और इनके साथ हो चुका है। और आप कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक अगर हुई थी, आपने कहा था हमने उनको सबक सिखा दिया। सबक सिखाने के बाद 19 बार पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक हुई है, छोटी मोटी, कभी मिलिटेंट्स की शक्ल में, कभी फायरिंग की शक्ल में। ठीक है, जीवीएल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपके सवाल का जवाब उनसे ले लेता हूं। और आप कहते हैं हम सियासत कर रहे हैं, हम सवाल ना उठाएं। साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपके इस सवाल का जवाब उनसे ले लेता हूं। तो जीवीएल, हमने कब कहा कि आपने फौज को रोका है? हाँ, सीधा हमला है कांग्रेस का कि सियासतदां है तो सियासत तो करेंगे ही, और आप नहीं करते क्या? और एक के बाद एक अटैक होते जा रहे हैं लगातार पाकिस्तान की तरफ से और आतंकवादियों की तरफ से, लेकिन हम उसका कैसे जवाब दे रहे हैं? क्योंकि एक के बाद हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। गौरव जी, जब राजनीतिक दल केवल राजनीति के लिए, अपने राजनीति को चमकाने के लिए यदि कोई बयान करते हैं, तब इसको केवल एक पॉजिटिव दृष्टि से नहीं देखा जाता है। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। मीम अफजल जी जैसे प्रवक्ता से मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था। क्या पॉजिटिव मुझे बताइए? या कांग्रेस के 43 चीफ स्पोक्सपर्सन हैं। नहीं, आप, अरे भाई 43 लोग मर गए, जब 19 बार हमारे तरफ हुआ है। मैं मीम अफजल जी, मुझे पाकिस्तान से हमारे ऊपर 19 बार हमले किए हैं। आपको क्या ये पता नहीं है? बताइए, आप इसका जवाब तो पाकिस्तान की तरफ से, आपने कहा था कि हम सबक सिखा देंगे, हम एक ही बजाय 10 सर काट के लाएंगे। हमने कभी आप मुझे मजबूर कर रहे हैं मीम अफजल जी। आपके सरकार के कार्यकाल में जो होता था, अब जो होता है, इसमें बहुत फर्क है। हमारे पार्टी का पॉलिसी है, हमारे कार्यकाल में तो बांग्लादेश बन गया। जीवीएल साहब, नहीं, हमारे कार्यकाल में 65 की जंग हुई है, कार्यकाल में जीवीएल बन गया, 71 की जंग हुई। इतना आप हमारे कार्यकाल का जिक्र मत करिए। हमने पाकिस्तान को बहुत सबक सिखाया, आपकी तरह से हमने जाकर के वहां सालगिरह अटेंड नहीं की है। अच्छा ठीक है सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। जीवीएल अपनी बात पूरी कीजिए। मीम अफजल साहब, आ रहा हूं आपके पास। होगी खत्म। हाँ ठीक है, जीवीएल अपनी बात पूरी कीजिए। अब देखिए, नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद जितना हमारे सेना पर अटैक हुए, एमएस बिट्टा जी ने आपके कार्यक्रम में अभी कहा है, हम जब उसके बदला एनकाउंटर करते हैं, हम इसके दुगनी शक्ति से उन पर पेश आते हैं। हमने इससे, सर आप आ रहे होंगे सर, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल से इस देश में किसी भी हिंदुस्तानी को और किसी भी सियासतदान को इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सेना के पास वो कुव्वत है, हमारी सेना के पास वो ताकत है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। लेकिन जीवीएल साहब, जो क्रोनोलॉजी है वो कुछ बताती है कि क्यों एक के बाद एक हमले होते जा रहे हैं। पठानकोट, उरी, नगरोटा, एक डेटा मीम अफजल ने दिया, एक डेटा मेरे पास है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब तक 27 जवान शहीद हो चुके हैं सर। ये बहुत छोटा आंकड़ा नहीं है सर, और इस पर सोचना पड़ेगा। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अलर्ट था, उसके बावजूद आतंकवादी हमला हो गया। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं, आप मुझे प्रॉमिस करिए बीच में नहीं टोकेंगे। नहीं टोकेंगे सर, लेकिन विद इन टाइम लिमिट मेरे पास और पैनलिस्ट चर्चा कर लीजिए।
या मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। यदि हमारा उन्होंने 25 हमारे शहीद हुए, हमने उसके दुगनी स्ट्रेंथ में उनका नष्ट किया है। हम कभी भी हाथ पैर बांध करके नहीं बैठे हैं। तो जब भी अभी जो 25 तारीख को, जो 24 तारीख को जो हमने हमला किया है, उनकी कार्यवाही के उनके रिप्लाई करते हुए हमने जिस प्रकार शक्ति से उन पर हमने हमला किया है, उसके बाद वहां की डीजीएमओ आकर के हमसे चर्चा करने के लिए वो खुद वो मजबूर हो गए हैं। जब हमने उनके डिप्टी कमिश्नर, पाकिस्तान के डिप्टी कमिश्नर को बुला के हमने बोला है, वो खुद कह रहे हैं चर्चा करेंगे, हमारे ऊपर इतना शक्ति मत दिखाइए। जीवीएल बताइए, चर्चा करेंगे? छोड़ा है तो ये गलत बात है। चर्चा करेंगे 1 तारीख नहीं, आप सुन लीजिए, आपने जो आंकड़े दिए, एक तरफा का प्रोजेक्शन ना करिए। हमने कभी भी पाकिस्तान आप सरकार की तरफ से बताएंगे, चर्चा करेंगे आप। जो हमारे जो नुकसान हुआ उसके दुगना नुकसान हमने सर पूरी हो जाने दीजिए बात, आगे भी करते और भी लोग हैं, रहेंगे। मुझे उनसे भी बात करनी है, पूरी जाने दीजिए बात। मैं आ रहा हूं, आपको मौका दूंगा सर। जीवेल अपनी बात कंप्लीट हो गई? मैं अच्छा ठीक है, अशोक सज्जनहार साहब मैं आपके पास आऊंगा। नहीं गौरव जी, मुझे 3-4 बार बीच में मुझे, अच्छा सर 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट पता नहीं अब कितना आपके दर्शक सुन पाए हैं। ठीक है, कंप्लीट कीजिए 20 सेकंड। देखिए मैं यही कहूंगा, पाकिस्तान एक रोग नेशन है, उनका आर्मी एक रोग आर्मी है। उनको लगातार आपको कॉस्ट बढ़ाते रहना है। उनके ऊपर हमने कॉस्ट बढ़ाया, केवल हमारे शक्ति के कारण रहील शरीफ को वहां एक्सटेंशन नहीं मिला है। वहां रहील शरीफ का एक्सटेंशन लगभग सर इससे फर्क पड़ता है कि राहील शरीफ है या बाजवा है? अपनी पाकिस्तानी आर्मी चीफ की कुर्सी पर कौन बैठा है, क्या इससे फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। पुराने आर्मी चीफ ने अपनी नौकरी इसलिए गया है, पहले क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान प्रधानमंत्री के बीच में? राहील शरीफ और सर मैं एक्सपर्ट व्यू ले लेता हूं इस पर, ठीक है। मैं आपकी बात पर एक एक्सपर्ट व्यू ले लेता हूं। अशोक सज्जनहार, आप डिप्लोमेसी को अच्छे तरीके से समझते हैं और खासकर पाकिस्तान की जब बात आए तो प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत होती है। जिस बात को जीवीएल कह रहे हैं, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक प्रेशर बनाया था पाकिस्तान पर और लगा था कि ग्लोबली आइसोलेट कर देंगे। कुछ देशों ने साथ देने का वादा भी किया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है लग रहा है कि प्रेशर कम हो रहा है और पाकिस्तान, अगर एक शब्द यूज करें उद्दंड, तो वो और उद्दंड होता जा रहा है। लगातार आतंकवादी हमले देश के ऊपर हो रहे हैं। देखिए 2 चीज़ अगर आप मुझे इजाज़त देंगे गौरव, तो मैं एक जो पहले अभी तक हमने डिस्कशन किया है उसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मीम अफजल साहब जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं बहुत आदर करता हूँ उनके विचारों का, तो उन्होंने कहा है हम सियासतदान हैं, हम सियासत करते हैं, परंतु सियासत किसके लिए करते हैं? देश के लिए करते हैं, देशवासियों के लिए करते हैं। तो एज अ सिटीजन, देशवासी होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा, जो इस समय जो देश चाहता है, कांग्रेस से, बीजेपी से, सभी अपनी पार्टियों से चाहता है, जो ये सभी पार्टियां मिलकर काम करें, एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाए नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और ये बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई नहीं हो, ये दोनों एक साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ वो इनका जो भी अगर बातचीत करना है। और 2 जो आपने प्रश्न पूछे हैं उसका अगर मैं बहुत जल्दी जवाब दूं, एक तो देखिए जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, किसी ने ये नहीं सोचा था, जो एक बारी भारत ने अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया है तो ये काफी है और पाकिस्तान इसके बाद हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएगा। सभी ने ये सोचा था, जो भी एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, सबका ये विश्वास था जो वहां से और ज्यादा जोर से रिटेलिएशन होंगे और हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और उसके लिए मेरे विचार से हम तैयार रहे हैं और उनको जवाब दिया गया है। अब जो कल का है ये, क्योंकि एक मुद्दा ये उठाया गया है जो रहील शरीफ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो जाते हुए एक बड़ा संदेश देना चाहते थे, जो भारत ये ना सोचे जो हम बिल्कुल चुप हो जाएंगे, हमारी तरफ से ये वाला, ये उनका जैसे फेयरवेल गिफ्ट था जो हमको करना है जी, पार्टिंग शॉट था उनको। और मेरे विचार से यहाँ से जैसा जनरल सहगल साहब ने कहा, जो कुछ हमारे यहाँ पर खामियां दिखाई दे रही हैं, जो क्यों हमारी पेरीमीटर, क्यों हम अपने बेसिस को सिक्योर नहीं कर पाते हैं, तो आर्मी पेरीफेरी को तो कम से कम हम कर सकते हैं। उसको करना, उसको देखना, ये हमारे लिए लाजमी बन जाता है। और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये नहीं, जैसे बिट्टा साहब ने कहा, जो हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं जो अपनी आर्मी की कैपेबिलिटी, परंतु कहां पर थोड़ी कमियां हैं
खामियां हैं उसमें बिल्कुल हम इसी करना बात को चाहेंगे। आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सर कमर आगा मैं आपके पास आऊंगा। कमर आगा, हम बार बार ये कह रहे हैं कि सैनिक और सेना के हमें उनके कैलिबर पर और उनकी ताकत पर, उनकी कुवत पर कोई शंका नहीं है। हम जानते हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कितनी ज्यादा कैपेबल हैं जवाब देने के लिए किसी भी दुश्मन को, खासकर पाकिस्तान को। लेकिन कमर आगा, इसके बावजूद क्या हमें इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? अगर एक के बाद एक आतंकवादी हमले हो रहे हैं तो चाहे वो इनपुट लेवल पर हो, चाहे वो किसी और दूसरे लेवल पर हो, चूक कहीं दिख रही है आपको? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ये सही आपने कहा कि आर्मी काफ़ी सक्षम है इनसे डील करने के लिए। आज भी जो उनका अटैक था 7 लोग ज़रूर शहीद हुए, मगर उन अपने ऑब्जेक्टिव को वो पूरा नहीं कर पाए, नहीं पहुंच पाए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं समझता हूं कि सेना ज़रूर रिव्यू कर रही होगी, इसलिए कि 27 एक जांच कमेटी बनाई गई है। नहीं, उसके अलावा भी एक तो इनको रोकना बड़ा मुश्किल काम है, फेंसिंग बहुत मुश्किल काम है। ये जो बॉर्डर टेरेन ऐसी है, आप फेंसिंग कर भी दीजिए तो वो टनल खोद के आ जाते हैं। आज की रिपोर्ट ये है कि इनके पास जो वेपन मिले हैं वो इंडियन वेपन थे, इसके मतलब ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे मौजूद थे। इनके स्लीपर सेल्स हैं, इनने अपने लोग यहाँ पे इकट्ठा कर रखे हैं जो इनको गाइड कर रहे हैं। तो ये बड़ा दूसरी, इसके अलावा ये भी है कि हम समझते हैं कि हमको और दोबारा से रिव्यू की ज़रूरत है सेना को, कि कितना और ज़्यादा पाकिस्तान पे प्रेशर। देखिए, ये तभी बंद होगा जब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ज़बरदस्त पड़ेगा, इसलिए कि बगैर प्रेशर बनाए हुए पाकिस्तान पे ये चीज़ें नहीं बंद हो सकती। ये गतिविधियां उनकी चलती रहेंगी, इसलिए कि उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत इंटरनली फंसा रहे और वो डेवलपमेंट का जो उसका एजेंडा है वो आगे ना बढ़ने पाए। और तीसरी चीज़ ये कि चाइना भी ये चाहता है कि अगर पाकिस्तान से इंगेजमेंट होगा तो चाइनीज़ बॉर्डर पे इंडिया का ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक है। और ये कोई राहिल शरीफ के जाने के बाद उनकी इस स्ट्रेटजी में कोई चेंज भी मुझको नहीं आता कि नज़र होगा। ठीक है, इसलिए कि ये स्ट्रेटजी उनकी आगे चलने वाली है। तो एक ही चीज़ बचती है कि हम काफ़ी प्रेशर हमको बनाना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि 2-4 दिन में MS बिट्टा यही सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगा। ओके MS बिट्टा, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगा। MS बिट्टा, एक सिविलियन प्लेस पर आतंकवादी हमला और एक आर्मी के बेस कैंप पर आतंकवादी हमला, इन दोनों में अंतर है। और अगर आर्मी के बेस कैंप पर या आर्मी कैंप पर हमला करते हैं आतंकवादी तो लगता है कि उनके मंसूबे बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और उनको बहुत ज्यादा बैक सपोर्ट भी मिल रहा है। MS बिट्टा, आपको क्या लगता है यहां पर आखिर क्या होना चाहिए और इस तरह के हमले क्या बताते हैं? देखो, आगा साहब ने बिल्कुल न्यूट्रल और कोई उसमें राजनीति नहीं थी। एक उनकी, अगर आगा साहब की बात को अगर पूरा नापेंगे तो एक उनके लफ्जों में दम था कि ये खत्म नहीं होगा, रास्ते ऐसे हैं, एरिया ऐसा है, आते रहेंगे, हमें उनके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा। और उससे पहले जो भी हमारे फौज के रिटायर्ड ऑफिसर जिन्होंने ये कहा कि हम पॉलिटिकल विल, जो मैंने पहले कहा, हम पॉलिटिकल विल तो बनाएं। पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त ऐसे तो नहीं हुआ था साहब। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, अकाली दल का हिस्सा, जब हमने एक होके कहा था हमें पंजाब देश से टूटने नहीं देना है, खालिस्तान नहीं बनने देना है, आतंकवाद को समाप्त करना है, क्या 1 साल में आतंकवाद को समाप्त किया? क्या आज हम पॉलिटिकल पार्टियां पार्लियामेंट के अंदर अपने जवानों के लिए, अपनी मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए पाकिस्तान को बता दें, आतंकवादियों को बता दें, भैया हमारे कितने भी मतभेद हो सकते हैं विकास के मुद्दे के ऊपर, नोटबंदी के मुद्दे के ऊपर, पर मातृभूमि के मुद्दे के ऊपर, जवानों की शहादतों के मुद्दे के ऊपर हम एक हैं, हम लड़ेंगे मिलकर के और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। ये तो हमें करना चाहिए। ठीक है, हमारे मीर अफजल साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं शायद कांग्रेस में और किसी प्रवक्ता की इतनी इज्जत ना करूं जितनी इनकी इज्जत करता हूं। इनके मुंह से निकली हुई एक एक शब्द को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं, कभी गलत नहीं बोलते थे। पर सवाल सबसे बड़ा ये है, मैं लड़ने जाता हूं, क्या लीडर लड़ने जाते हैं बंदूक लेके वहां पे पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए? लड़ते तो हमारे जवान हैं। मेरा सबसे एक सवाल है, रक्षा के सलाहकार, बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं पार्टियों के, मुझे ये बताइए कि जवानों को क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्या आर्मी चीफ ने क्या रोक लगा रखी है? अगर गोली चलेगी जवाब नहीं देना? जैसे आगा साहब ने कहा वो बहुत बड़ी वारदात करने आए थे
हमारे जवानों ने कुर्बानी दे करके उस बड़ी वारदात को अंजाम नहीं देने दिया। सवाल पहले जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, आज नोटबंदी के कारण कमी आई। सवाल राजनीतिक लड़ाइयां हम लड़ते रहे जितनी मर्जी, पर जहां मातृभूमि की सुरक्षा का सवाल आ जाए, मेरा ख्याल है कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टियों को पार्लियामेंट के अंदर गूंज की आवाज करके पाकिस्तान की सरहदें हिल जाएं, हम एक हैं। मैं गारंटी से फिर कहूं, जिस दिन ये होगा आप 10 दिन के अंदर देखना कितना फर्क आता है इस बात के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान हमें लड़ते हुए रोज देखता है। सुबह जवान शहीद होते हैं, चैनलों पे हम रोज लड़ते हैं, हम एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, को अच्छा कहता है, को मैंने ये किया, और जवानों की शहादत हो जाती है और पाकिस्तान हंसता है, कहता सवेरे जवानों को शहीद किया और रात को हम इनकी लड़ाई देखेंगे। वाह, ये क्या मजाक है। मैं फिर कहूं, एक लफ्ज आखिरी में कहूंगा, हे पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। ये मैं गारंटी से कहता हूं, हम सब एक हैं और हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं हैं। पाकिस्तान को हम जवाब देंगे मिलकर के। मीम अफजल साहब मानते हैं इस बात को? देखिए सज्जनहार साहब बहुत ही सीरियस और बहुत ही मजे हुए डिप्लोमेट रहे। उन्होंने एक बहुत अहम बात कही, और जो भुट्टा जी पहले भी कह रहे थे, अभी फिर उन्होंने कही। उनका कहना यह है कि सारी पार्टियों को कॉन्सेंसस बनाना चाहिए। लेकिन कॉन्सेंसस बनाने का काम कौन करता है? सबसे पहले सरकार उसके अंदर इनिशिएटिव लेती है। मुझे आप बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सरकार ने इनिशिएटिव लिया कभी भी? मैंने आपको गिनवाया, 19 हमले हो चुके हैं, 19 बार हमारा एनकाउंटर हुआ है पाकिस्तान से। आपके कहने के मुताबिक 27, और अभी एक और चैनल 43 कोट कर रहा था। कुछ इसके बीच में हो सकता है, लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि कॉन्सेंसस बनाने का काम सरकार का है। ये सरकार कुछ इस अंदाज से काम कर रही है जैसे इसको सब कुछ आता है, और इससे पहले जो सरकारें थी वो सब बेकार थी। उन्होंने पाकिस्तान के हाथों हिंदुस्तान को गिरवी रख दिया था। अगर हम इन पर कोई सवाल उठाते हैं, माफ कीजिएगा, क्या ये रवैया जायज है कि अगर आपसे सवाल उठाएं तो आप कहें आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं? आजकल भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता आ रहे हैं, वो अगर कोई भी एतराज उनको अगर टेररिज्म के ताल्लुक से करते हैं या पाकिस्तान के ताल्लुक से करते हैं, तो कहते हैं दुश्मन से लड़ना, बाहर के दुश्मन से लड़ना तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले अंदर जो दुश्मन बैठे हुए हैं इनसे लड़ना है, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। क्या कोई आदमी ये मान सकता है जिस पार्टी ने 2 प्राइम मिनिस्टरों की कुर्बानी दी टेररिज्म के लिए, उसको आप क्लब करें टेररिज्म के साथ? ये शर्मनाक बात नहीं है? अगर आप समझते हैं कि देश में 2 बड़ी पार्टियां हैं, तो क्या आप उस पार्टी को कभी कॉन्फिडेंस में लेकर के आपने कहा कि पाकिस्तान से हम क्या करना चाहिए हमको? लेकिन आप तो समझते हैं कि हम सारी गलतियां करते रहे और अभी आप 2 साल में आने के बाद सब कुछ ठीक कर देंगे। बेटा साहब आ रहा हूं। दूसरी अहम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सारे हमलों में 3 हमले बहुत अहम हैं। 3 हमले बहुत अहम हैं। एक पठानकोट, एक उड़ी, और एक ये नगरोटा। और सहगल साहब ने, मैं नहीं कह रहा हूं, सहगल साहब बहुत एक्सपर्ट आदमी हैं, मैं उनको बहुत सुनता हूं, कभी कभी मैं उनकी बातों से एग्री भी नहीं करता हूं, लेकिन कुछ बातें वो हमेशा ऐसी करते हैं जो बहुत बुनियादी होती हैं। आज कहा उन्होंने, मुझे आप बताइए कि अगर हमारी आर्मी बेस के ऊपर हमला कर रहे हैं और पुलिस की वर्दी पहन के लोग आ रहे हैं, तो उनको आने का रास्ता और उनको जाने का रास्ता, क्या ये हमारा इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है? ठीक है। और क्या वो सवाल नहीं उठते? ठीक है, मैं सवाल यही लेके जाता हूं सर, आप अगर यही सवाल मैं उठाऊंगा, ठीक है, तो हो सकता है किसी वक्त मीम अफजल को पाकिस्तानी बोल दें, और एक बार बोला भी गया मुझको पाकिस्तानी। सर किसी के कहने से पाकिस्तानी या किसी के सर्टिफिकेट देने से कोई पाकिस्तानी हो सकता है क्या? मैं आ रहा हूं जीवीएल, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जीवीएल मुझे 2 मिनट दीजिए, जीवीएल मुझे 2 मिनट दीजिए। एमएस बिट्टा हमारे साथ 2 मिनट के लिए बहुत आसान है। मैं एमएस बिट्टा 2 मिनट के लिए मेरे साथ है, मैं बस उनका एक रिएक्शन लूं, फिर जीवीएल तुरंत आपके पास आता हूं। एमएस बिट्टा जल्दी। देखो, जो मीर अफजल साहब ने कहा है कि उनको किसी ने पाकिस्तानी कहा है, वो नाम बताएं, हम उसका जवाब देंगे। मीर अफजल साहब ऐसे व्यक्ति नहीं है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। इन्होंने सबसे बड़ी बात मुद्दों में एक बात कही कि मौजूदा सरकार हमारे से बात तो करे। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। तो मैं समझूंगा
कि जो मौजूदा सरकार है अपनी तरफ से पहल करे कि हम पाकिस्तान के मुद्दे पे, आतंकवाद के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी, मैं भी कांग्रेस से दूर नहीं हूं, अगर भागती है तो मैं भी सामने हूं, हम उसका जवाब देंगे। दूसरी बात कही कि अभी नाबा के अंदर 10 आतंकवादी वर्दी पहन के आए, सुरक्षित जेल, खालिस्तान कमांडो फोर्स का आतंकवादी छुड़ा के ले गए। क्या इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या सुरक्षा एजेंसियों की कमी नहीं है? हम तो देखो टीवी में आएंगे, बोलते रहेंगे, हमारी तो देखो दुकानदारी चलती रहेगी, टीवी में आएंगे, लोग देखेंगे और कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। सवाल सबसे बड़ा ये है, जवान जो लड़ता है उसके लिए हम क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? राजनीतिक लोग हों या हमारे जैसे लोग हों, उनके लिए क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? ये छोटी सी घटना नहीं है नापा जेल की, इसमें आईएसआई का हाथ था। एक तरफ ये घटना। हमें इस मुद्दे के ऊपर ऑल पार्टी मीटिंग, चलिए इसी सवाल को पूछता हूं मैं जीवीएल से। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ हैं। बिट्टा साहब, मैं इसी सवाल को पूछता हूं जो सवाल आपने उठाया है। जीवीएल जवाब दीजिए इस बात का, जो मीम अफजल साहब कह रहे थे, जो एमएस बिट्टा कह रहे थे। गौरव जी, क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स के तुरंत बाद सभी राजनेताओं से क्या सरकार की बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री बात नहीं किए क्या? उसी दिन सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक नहीं बुलाए क्या? उन सबको जानकारी नहीं दी है क्या? क्या हम इस प्रकार की चर्चा जब कर रहे हैं, हम नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? सितंबर 29 तारीख को जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, उसी दिन दोपहर को मीटिंग बुलाया गया, सभी नेताओं को जानकारी दिया गया और बड़े नेताओं से, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से, सोनिया गांधी जी से, सरकार के बड़े बड़े लोग, मंत्री, प्रधानमंत्री तक बात की है क्या आप? और अगले दिन 2-4 दिन के बाद कुछ आपके नेता बाहर आकर के इस प्रकार के बयान करते हैं जिससे आप सेना की अवमानना करते हैं और पूरा माहौल बिगड़ जाता है और आप उस पर चुप रह जाते हैं। क्या यह गलत, आप इसको गलती नहीं मानेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी को यह नहीं कहना चाहिए था? उनको मजबूर नहीं करना चाहिए था? हम जब पाकिस्तान के खिलाफ हम जब बात कर रहे हैं, पूरे पार्टी और देश एक स्वर में बात करें। क्यों आपने उनको बयान क्यों नहीं करने दिया? संजय निरुपम अभी भी अपनी पद पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तो आप जानबूझ करके अलग अलग संकेत देते हैं, उसके बाद पूरा माहौल बिगड़ गया तो आप दोष हमें देते हैं। लेकिन गलतियां किसने किया है? प्लीज मान लीजिए गलतियां, एक अच्छी शुरुआत हम करें, क्योंकि आप आतंकवाद को किसी तरह की पॉलिटिकल प्रिज्म देने वाले कांग्रेस पार्टी नहीं रही है क्या? जो एलईटी के साथ जो टेररिस्ट एसोसिएटेड है, कोई अपनी बहन कहता है, कोई कहता है मेरे राज्य की बेटी है, कोई कहते हैं हम इनके साथ हैं। क्या हम आतंकवाद को इस चश्मे से क्यों देखते हैं? क्या हमें राजनीतिक, हमारी जो विरोधियों पर उन पर वार करने के लिए क्या आतंकवादियों को भी अपना कोई जरिया बनाएंगे क्या? ठीक है, इशरत जहां की बात हो, शुराबुद्दीन की बात हो, और ऐसे कई उदाहरण है इस देश में। आपने आतंकवादियों को बचाने के लिए अपनी सरकार से द्वारा नियुक्ति किया गया इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर तक नहीं छोड़े। आपने जिनको नियुक्ति किया एनएसए के पद पर एमके नारायण। ठीक है जीवीएल, मैं मीम अफजल से आपके सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन एमएस बिट्टा से एक रिएक्शन लूं, फिर आ रहा हूं। ठीक है, इसके लिए आपको आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मैं इसी पॉइंट को लेकर जाऊंगा। मीम अफजल साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एमएस बिट्टा जल्दी से। मैं फिर कहूं, मेरा राजनीति से लेना देना नहीं है। हम नोटबंदी पे तो सब एक हैं, हम वोटबंदी पे तो सब एक हैं। 12,000 करोड़ नक्सलाइटों का तबाह हो गया। कश्मीर के अंदर जो पत्थर फेंके जाते थे, इनको 10-10, 20-20 हजार दिया जाता था, आज बंद हुआ। आज गैलानी से 30 करोड़ रुपया पकड़ा गया, डुप्लीकेट। अब मेरी बात सीधी सी है कि हम हर बात पे, कई मुद्दों पे इकट्ठे हो जाते हैं। मैं फिर बार बार उसी पे आऊंगा, क्योंकि पंजाब का हमारा एक्सपीरियंस है। अगर हम एक हो जाएंगे आज,
मतभेद बुरा ना ले। पाकिस्तान पे क्या आते हैं सर, किसी ने थोड़ा क्या नहीं पाकिस्तान किया, पे आते थोड़ी हैं सर। देर के लिए भूल जाएं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप जो बात कह रहे हैं वो हमारे सियासतदानों तक पहुंचेगी एमएस बिट्टा, और जरूर उस बारे में वो सोचेंगे। और मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं, आपने भी कहा कि बहुत डिसेंट स्पोक्स पर्सन है, बहुत गंभीर राजनीति करते हैं, इनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे। एमएस बिट्टा, शुक्रिया सर, मुझे बताया गया कि आपको कहीं जाना है, इसलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मीम अफजल साहब, सवाल यहां पर यही है कि आप ठीक है, आप कहते हैं कि हम तैयार हैं, सरकार नहीं तैयार होती बात करने के लिए, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप दिखता है। लेकिन मीम अफजल साहब, आपकी पार्टियों की तरफ से भी कुछ ऐसी बयानबाजी हुई है, चाहे संजय निरुपम का मामला हो, चाहे कुछ दूसरे नेताओं का मामला हो, और आपकी तरफ से एक बात कह दी जाती है कि ये इनकी पर्सनल राय है, ये इनकी निजी राय है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है सर। और उसके बाद जांच की भी बात आती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। राजनीति में क्या कोई निजी विचार इस तरह से होता है, वो भी इस तरह के गंभीर मुद्दे पर? क्यों नहीं कहते आप कि हाँ ठीक है, उन्होंने गलत कहा और उनके ऊपर कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जीवीएल साहब ने एक बात कही कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो प्रधानमंत्री ने सबसे बात की। उन्होंने सबसे बात नहीं की, बल्कि सिर्फ इन्फॉर्म किया उन्होंने। और उसके बाद जो पाकिस्तान के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाने की बात की है, उस पर प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं की। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात, हमें कोई एतराज नहीं था, पूरा हाउस एक था, पार्लियामेंट एक थी, तमाम पार्टियां एक थी सर्जिकल स्ट्राइक पर। लेकिन जब आपने 3 रोज के बाद उसको प्रधानमंत्री की कामयाबी देने वाले पोस्टर छापने की कोशिश की और वो लगाए गए, उसके बाद आपने सियासत शुरू और हमने उसको रोका। और हम 1000 बार रोकेंगे अगर आप फौज के नाम पर सियासत करोगे तो। 1000 बार, अभी तो 1 बार रोका है, आप 1000 बार करिए, हम 1000 बार आपको कहेंगे आप गलत काम कर रहे हो। और अगर हम करें सियासत तो हमें भी कहिएगा। एक बात और बता दूं आपको, जब बांग्लादेश बना था, यहाँ का 2-3 सीनियर लोग बैठे हुए हैं, बांग्लादेश बना सर, अभी तो आप कह रहे थे मीम अफजल साहब, अभी आपने कहा था कि सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो क्या करेगा? उस वक्त भी सुनिए मेरी बात, मैं बात बता रहा हूं आपको, ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है। यहां पर अगर क्रिटिसिज्म होता है उसको पॉजिटिव तरीके से लेने की जरूरत होती है। नहीं समझिए कि अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है तो देशद्रोही है। नहीं, कतई नहीं, वो देश के हक में नहीं है, देश के खिलाफ काम कर रहा है। बिल्कुल नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, इंदिरा गांधी से बड़ा किसी ने काम किया है क्या? इंदिरा गांधी से बड़ा किसी ने काम किया? लेकिन यहां सज्जनहार साहब बैठे हैं, सहगल साहब बैठे हैं, जफर आगा साहब बैठे हैं, हम जीवीएल साहब ने भी कुछ पढ़ा होगा पहले। क्या इंदिरा गांधी पर क्रिटिसिज्म इस देश में नहीं हुआ उसको लेकर के जब बांग्लादेश बनाया गया? उस वक्त भी कुछ लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको देशद्रोही नहीं कहा था। आज ये इस मुल्क में फैशन हो गया है कि अगर आप सरकार से इख्तिलाफ करें तो आप देशद्रोही हैं। हमने समर्थन किया था, प्रधानमंत्री अगर अचानक लाहौर पहुंच जाए तो आप ये उम्मीद करते हैं कि हम सरकार की सपोर्ट करें। सुन लीजिए, अगर हम प्रधानमंत्री पर सवाल उठाएं तो आप कहते हैं कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं। और जब पाकिस्तान बजाय एक दोस्ताना जवाब देने की बजाय आपके साथ उल्टा काम करे और हम ये कहें कि आपने पहले गलती की थी, तो आप ये कहें कि आप देशद्रोही हैं। ये कौन सा तरीका एक नया निकला है इस देश के अंदर? भाई, इधर कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट ने प्रधानमंत्री बनाया है। प्रधानमंत्री 7-8 तकरीरें बाहर करके जवाब दे चुके हैं, सब चीजों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जवाब नहीं देते। इसका मतलब यह है कि वो पार्लियामेंट की गरिमा को मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, वो ये समझते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें चुना है, उनके लोकसभा के मेंबर, हमारे लोकसभा के मेंबर, उनके राज्यसभा के मेंबर, हमारे राज्यसभा के मेंबर, ठीक है, जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जिसे राइट है ये बात पूछने का, प्रधानमंत्री से, सरकार से पूछने का, और सबको राइट है। ऐसा नहीं है बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट को प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का राइट नहीं है, वो भी सवाल कर सकता है। ठीक है, जल्दी सर, जल्दी कंप्लीट कीजिए। जवाब नहीं देंगे, और अगर हम सवाल करेंगे तो बोलेंगे अपोजिशन पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही है। और इस देश में जो हम लड़ना चाहते हैं सर्वोपरि काले धन से या हम टेररिज्म से, तो जो है अफजल साहब डेमोक्रेसी है, सवाल पूछिए आप। अफजल साहब, संसद में तो सवाल जवाब ही होते हैं। अफजल साहब, डेमोक्रेसी है, ठीक है, आप सवाल उठाइए, जीवन में आ रहा हूं आपके पास, अपनी बात लेकिन
और दूसरे का सवाल का जवाब नहीं देंगे। अफजल साहब बिल्कुल सवाल उठाइए, डेमोक्रेसी है, सवाल उठाना भी चाहिए डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि उस सवाल से पर्पस क्या हल हो रहा है, आपका हल हो रहा है या किसी दूसरे का हल हो रहा है? जीवीएल जवाब दीजिए, फिर मैं साइकिल साहब के पास जाऊंगा, मेरे साथ बहुत देर से बैठे हुए। जीवीएल जवाब दीजिए जल्दी। नहीं गौरव जी, पार्लियामेंट की अहमियत को हम सब जानते हैं। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल, बट लेकिन आप इसको ब्लॉक करेंगे, चलने नहीं देंगे, राष्ट्रहित के खिलाफ काम करेंगे। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। पार्लियामेंट में हमारी संख्या है तो हम चलने यही बात, यही मैं कह रहा हूं, देश फिर बोल रहे हैं हम राष्ट्रहित के खिलाफ काम कर रहे हैं। तैयार नहीं है। अरे पार्लियामेंट में सवाल पूछना राष्ट्रहित के खिलाफ होता है? आप राष्ट्रहित के खिलाफ काम कर रहे थे, आप देशद्रोही थे जब आप G2 पे पार्लियामेंट नहीं चलने देते थे की बात कर रहे हैं। आप क्या उसकी बात, अरे आपने कई दिन पार्लियामेंट नहीं चलने दी, करना चाहते हैं पार्लियामेंट में? आपने कितने दिन पार्लियामेंट नहीं चलने दी? आप पार्लियामेंट देशद्रोही है, आप खुद नहीं चलने दे रहे हैं। राष्ट्रहित इंपॉर्टेंट है यहाँ। वहां आप स्कैम्स कर रहे थे, 2G स्कैम किए थे, ये राष्ट्रहित है का घोटाला आप अगर पार्लियामेंट ना चलने दे तो राष्ट्रहित है, और हम पार्लियामेंट ना चलने दे तो राष्ट्रद्रोह है। सर तो आप मान रहे हैं कि आप पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं? जी आप ये मान रहे हैं? मी मजल साहब क्या बात कर रहे हैं? मी मजल साहब आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, इसलिए हम पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे? मैं आपसे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता हूं। हाँ नहीं मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट बैठे हैं और हम पार्लियामेंट की तरफ ना जाएं सर, हम उस मुद्दे पर ना जाएं, पाकिस्तान का मुद्दे पर चलाने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सबकी है, दोनों की, सबकी है। नहीं जो चुन कर आया सबकी है, सबकी नहीं है, सरकार की है। सबसे पहले दोनों हाथ, सरकार की जिम्मेदारी। सरकार तो बैठी रहती है, आप ही लोग छोड़ के चले जाते हैं वहां से। मैं पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं, इसलिए आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं सर। मैं ठीक है, मैं अपनी मालूमात जो है उसको जरा वसी कीजिए। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप अपोजिशन को मौका दीजिए कि वो सरकार चलाए। ठीक है, मैं आ रहा हूं इस मुद्दे, हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। जीवन हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। जीवन हम पार्लियामेंट पर नहीं जाएंगे आज। नहीं हम डिस्कशन के लिए पहले दिन से तैयार थे। प्लीज आप अपने एजेंडा बदल रहे हैं। ओके जीवन, आप प्रतिदिन नए एजेंडा को लेकर सामने आ रहे हैं। ओके जीवन, आज की डिबेट का एजेंडा भी अलग है। उस एजेंडे पर वापस लौटते हैं। पाकिस्तान पर हम बात कर रहे हैं और अपने शहीदों की शहादत की बात कर रहे हैं। सहगल साहब आपने तमाम बातें सुनी, सियासतदान की बातें सुनी, आपने तमाम उन लोगों की बात सुनी जो सियासत से अलग है, लेकिन सहगल साहब आपको नजर आता है कि वाकई सर्जिकल स्ट्राइक हो या इस हाल के दौर में जो बातें कही गई हो, हम एक सही वे में जा रहे हैं पाकिस्तान को जवाब देने के? देखो, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि पूरा देश जो है एकजुट होके फौज और सरकार के पीछे खड़ा हो। जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फर्स्ट 24 to 48 आवर्स पूरी गवर्नमेंट और पूरा देश फौज के पीछे था, बट विद इन 48 आवर्स पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी खेल खेलना शुरू किया। इस डिबेट के दौरान भी आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस मुद्दे पे आज बातचीत है, बड़ी गंभीर मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे के ऊपर बातचीत नहीं हो रही। बातचीत तमाम हो रही है पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट चले या नहीं चले, मोनेटाइजेशन होना चाहिए या डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए, एज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग कि हमने क्या गलतियां की, उनको कैसे दूर किया जाए। पार्लियामेंट में ये क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा कि जो हमारी कमजोरियां हैं इतने सालों से, उनके बारे में क्या किया जा रहा है? वाई आर वी नॉट प्लगिंग दोज लूप होल्स? 10 साल जो यूपीएस रही पावर में, देश में किसी प्रकार की कोई मॉडर्नाइजेशन हुई, ना तो इन्फेंट्री की, ना आर्मर की, ना आर्टिलरी की, ना एविएशन की, ना आपके मिसाइल में। आपके जो वॉर वेस्टेज रेट्स थे इतने कम हो गए कि आपके पास वास्तव में मिसाइल होल्डिंग केवल 1 या 2 दिन के लिए रह गई थी जब ये सरकार बनी। इन फैक्ट व्हाट द प्रीवियस गवर्नमेंट वाज डूइंग कि आपने देश को एक्चुअली बहुत बड़े पैमाने पर कमजोर कर दिया, जिसका नाजायज फायदा पाकिस्तान उठा रहा है और चाइना भी उठा रहा है। अगर हम स्ट्रांग होते, वो 10 साल वेस्ट नहीं किए होते, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की होती, तो आज हम बहुत ज़्यादा मजबूत होते। पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं होती इस माफी की कार्रवाई करने की जो कर रहा है। ठीक है, मैं अफजल साहब मैं आपसे इस बात का जवाब लूंगा, लेकिन मैं कमर आगा आपके पास आऊंगा। कमर आगा, लेकिन एक एंगल और है। पाकिस्तान में अभी भी आर्मी चीफ बदले हैं। राहिल शरीफ चले गए हैं, बाजवा साहब उनकी जगह ले चुके हैं, और बाजवा साहब ने हमारे पूर्व जो आर्मी चीफ थे उनके साथ यूएन पीस फोर्स में काम किया हुआ है उनके अंडर।
और जैसा कि खबरें हैं कि बाजवा का अपना एक अलग स्टाइल है और वो एक गंभीर किस्म के माने जाते हैं, लेकिन उनके आते ही जिस दिन वो ओथ ले रहे थे, जिस दिन वो आ रहे थे, उसी दिन नगरोटा में आतंकी हमला हो गया। तो माने कि आर्मी चीफ कैसा भी हो, अगर वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है तो उसकी एक पॉलिसी है, डिस्टर्ब इंडिया, सैबोटाज इंडिया, उनकी एक पॉलिसी है। देखिए, उनका ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि हिंदुस्तान को इंटरनल मसलों में, ख़ासतौर से जम्मू एंड कश्मीर, अब उसको बढ़ा के वो पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे उलझा दो। उसके कई फ़ायदे हैं उनको नज़र आते हैं कि ये अगर ऐसा होगा तो हिंदुस्तान, जो उनका लक्ष्य है हमारा कि 8 से 10% इकोनॉमिक ग्रोथ, वो रुकेगी। दूसरी तरफ ये होगा डेवलपमेंट और जारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। सारी एनर्जी, सारा डिबेट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सेंट्रिक हो जाएगा। और उसके अलावा चाइना को भी ये सूट करता है, इसलिए उनको पूरी खुली छूट चाइना से भी मिली हुई है कि चाइना को ये देखता है कि उसकी सेना जो है, भारत की सेना चाइना की तरफ नहीं रहेगी बॉर्डर्स पे, बल्कि कंसंट्रेशन जो होगा पाक बॉर्डर की तरफ होगा। तो बहुत से ये चीज़ें, ये जो स्ट्रेटेजिक उनका गोल है, मैं नहीं समझता आर्मी चीफ बदलने से ये गोल बदल जाएगा। गोल यही रहेगा। हो सकता है, हालांकि एक चीज़ और है, पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो स्वयं इस चीज़ को बहुत दिनों तक मेंटेन कर सके, इसलिए कि उनके 60-70 हज़ार सोल्जर्स जो हैं वो वेस्टर्न बॉर्डर पे लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है लेकिन कि वो यहाँ पे मेंटेन कर सके। बॉर्डर का जिक्र किया, वहाँ भी चाइना की तरफ से जो उनको सपोर्ट मिल रहा है, पैसे का तो सपोर्ट कम से कम मिल ही रहा होगा उनको सीपेक की वजह से। नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, उसमें आएगा, कितना पैसा आएगा कितना नहीं आएगा वो एक अलग डिबेट है। लेकिन आर्मी को वो इतने दिनों तक डिप्लॉय नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की जितनी क्षमता है उसके मुकाबले वो उनका कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है, मैं साइगल साहब से एक बात कहना चाहता हूँ। साइगल साहब, 10 साल के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि मॉडर्नाइजेशन ना हुआ हो, या वेपन न खरीदे गए हों, या उनका अपग्रेडेशन, नई मिसाइल न बने हों, सब बने हैं। देखिए, कंटिन्यूएशन एक होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस पीरियड में एम्फेसिस कुछ और चीज़ों पे था, इस पे कम रहा होगा, लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो, एक्विजिशन नहीं की गई हो। ठीक है, ओके, मैं आऊँगा सर आपके पास। आपने सैगल साहब, मैं आपका रिएक्शन ले रहा हूँ। सैगल साहब 1 मिनट दे दीजिए, अशोक सज्जनार साहब के पास जाना है। सज्जनार साहब, 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, एक हुआ है और एक आने वाले दिनों में होने वाला है। हार्ट ऑफ एशिया समिट होने वाली है, सरताज अजीज आने वाले हैं, फॉरेन अफेयर्स जो एडवाइजर हैं नवाज शरीफ के, वो आने वाले हैं। और उस समिट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी वहां संबोधित करेंगे। और आज एक बड़ा डेवलपमेंट है कि भारतीय सरकार ने, यूनियन कैबिनेट ने 2000 करोड़ पीओके के रेफ्यूजीज के डेवलपमेंट पैकेज के तौर पर अप्रूव किए हैं। इन दोनों बातों को, एक जो आज का है इसका मैसेज, और जब वो सरताज अजीज होंगे तो वहां से उस समिट से क्या मैसेज दिया जा सकता है? देखिए, सरताज अजीज के जो आ रहे हैं उसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो अभी हम बातचीत करते रहे हैं केवल जो भारत में क्या हो रहा है। भारत में यहाँ पर सैनिक इतने हताहत हुए हैं, शहीद हुए हैं। अगर आप वही चीज देखें पाकिस्तान में, तो आपको लगेगा जो दबाव जो पाकिस्तान के ऊपर है, प्रेशर जो पाकिस्तान के ऊपर है, उनकी अपनी सोसाइटी में, उनकी अपनी सेना में, उनकी अपनी बुद्धिजीवियों में, वो बहुत ज्यादा है। और वो भी ये सोचते हैं, समझते हैं कि हम आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए हम पूरी दुनिया में भी अलग थलग हो रहे हैं और हमारे यहाँ पर अंदरूनी भी ऐसे आतंकवादी हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए सरताज अजीज ने आने से पहले ये कहा जो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। परंतु मेरा यह मानना है जो हम ऐसे पहले भी वहां की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से हमारी पहल थोड़ी, इस माहौल में बातचीत कैसे होगी? जी, इस माहौल में बातचीत नहीं हो सकती। पहल उनको करनी चाहिए जो जब ये हमले, आतंकवादी हमले हमारे विरुद्ध वो बंद करें, तभी बातचीत इसमें हो सकती है। दूसरी, आपने जो ये चीज कही है जो 2000 करोड़ का, तो ये एक खुला संदेश दिया है भारत ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को, वैसा ही संदेश जो प्रधानमंत्री जी ने दिया था 15 अगस्त को बलूचिस्तान के लिए। ठीक है, तो ये उनको और एनकरेज करेगा जो वो अपनी जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके विरुद्ध अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। जीवीएल, आपसे एक फाइनल कमेंट है ना, मुझे 20 सेकंड का, सर माफ कीजिएगा, बिल्कुल समय नहीं है। जीवीएल, 20 सेकंड का आपसे फाइनल कमेंट। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने खुली छूट दे रखी है सेना को, लेकिन इस देश की जनता को और हमारे व्यूवर्स को भी बता दीजिए कि एक दिन आएगा जब केवल गोली इधर से चलेगी और उधर के लोगों जो इधर डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको जवाब दिया जाएगा। नहीं गौरव जी, भारत
के तरफ से संकेत बहुत साफ है। प्रधानमंत्री जी जो कोचिन में जो उरी अटैक के बाद जो भाषण दिए थे, हम पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश है, मित्रता चाहते हैं, हम प्रतिस्पर्धा चाहते हैं विकास के मामले में, पर लेकिन पाकिस्तान अपने रंग नहीं बदल रहा है। वहाँ की जो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार दोनों उनकी नकारात्मक जो सोच है, नकारात्मक रवैये के कारण परिस्थितियों में बदलाव नहीं हो रहा है। पर लेकिन हमें उम्मीद है हम अपनी सेना पूरी तरह शक्ति से रिस्पॉन्स देने के लिए, शक्ति से पेश आने के लिए पूरी तरह उनको खुला छूट है। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर जनता की प्रेशर, अवाम की प्रेशर सरकार पर पड़ रही है। जैसा चलिए मैं इसी बात पे एक छोटा सा रिएक्शन मीम अफजल साहब को ले सकता हूं। ओके, समय नहीं है बिल्कुल जी भैया, माफ कीजिएगा, है कि पाकिस्तान की जनता का प्रेशर बढ़ेगा। मीम अफजल साहब मानते हैं, आपको भी यही उम्मीद है, सियासत छोड़िए, आपको भी यही उम्मीद है? 20 सेकंड सर। देखिए, हम हमेशा फौज से अच्छे काम की उम्मीद करते हैं। हमारा बहुत भारी नुकसान हुआ है कल, और हम समझते हैं कि फौज इस पर कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाएगी और जवाब देगी। उसके अलावा सरकार को भी अब अच्छी तरह सोचना चाहिए कि 19 हमले हो चुके हैं, 20वां ना हो, ऐसा कोई इलाज करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सही बात है, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, सेना के पास पूरी ताकत है, सेना पूरी ताकत से दुगना जवाब दे रही है, लेकिन नुकसान हमारा भी हो रहा है, और हमारा नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं उन शहीदों की भी हम शहादत को हम सलाम करते हुए हमें उनके परिवारों के बारे में भी सोचना चाहिए, उनका क्या हाल है, तो उसके बारे में भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। हमले कैसे कम हो उसके बारे में भी सोचना चाहिए, और किसी को शक नहीं होना चाहिए इस देश की आर्मी के ऊपर, क्योंकि वो जानती है कि कैसे दुश्मन का ईंट का जवाब पत्थर से देना है। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए ज़ी बिजनेस। नमस्कार।